हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। आपको पता है यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। मैं आपको 10th की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए मुझे दो आधारों पे मैं पढ़ा रहा हूँ। एक दिमाग में है कि 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट करना है जो 10th की क्लास के लिए हेल्पफुल रहेगा, और दूसरा आईएएस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप उम्मीद है आप वीडियो देखते होंगे। इसके अलावा पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से मैं बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और इंडियन मैपिंग चल रही है उधर, और हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी चल रही हैं। आप देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लगती हैं। मैंने अभी तक बात किया था संसाधन नियोजन की, अब बात करता हूँ भू संसाधनों की। भू संसाधन कैसे हैं? भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं। भू संसाधन क्या है? भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसा कि ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसकी उपलब्ध भूमियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिएगा। और अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये जान लीजिएगा कि आपको एनसीईआरटी जो है वो आपको एनसीईआरटी पीटी के लिए तो क्वेश्चन सीधे यहाँ से आते ही हैं एनसीईआरटी से। दूसरा, मेंस में ये वर्डिंग जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये मेंस में आपको ऐसी वर्डिंग लिखनी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, आपके नंबर अच्छे आएंगे। भारत में भूमि का विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भूमि मैदान है। भारत की लगभग 43%, 50 से थोड़ा सा ही कम कहूँ कि 43% भूमि मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। परंतु पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% है। 30% क्षेत्र है। जैसे हिमालय ले लीजिए, और इधर दक्षिण भारत में देख लीजिए विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, चाहे वो पश्चिमी घाट हो, चाहे वो पूर्वी घाट हो, हिमालय हुआ, उधर पूर्वोत्तर में देख लीजिए। ये सारे मिला के 30% भाग कवर किए हैं। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, यहाँ पे 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। अगर नदियों की बात करूँ तो देखिए भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जा रही हैं। 2 प्रकार से मैं नदियाँ को डिवाइड कर रहा हूँ। एक है हिमालयी नदी और एक है प्रायद्वीपी नदी। प्रायद्वीपी नदी, हिमालयी नदी 12मासी है जिसमें 12 महीने तक जल पाया जाता है, जबकि प्रायद्वीपी नदियों पे 12 महीने तक सभी नदियों पे जल नहीं है। ये मौसम के अनुसार होती है। मौसम में जब तक बारिश हो रही है तब तक होती है। प्रायद्वीपी नदियों में कावेरी एक नदी है जो कि लगभग साल भर बहती है, सदाबहार, 12मासी है। ठीक है, वे कुछ नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। कुछ 12मासी नदियाँ प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। जो 12मासी हैं वहाँ पे पर्यटन संभव है। जैसे देख लीजिए गंगा नदी पे कुंभ के मेले लगते हैं, चाहे वो प्रयागराज, हरिद्वार देख लीजिए, और विभिन्न नदियों पे कुंभ के मेले लगते हैं। जो 12मासी नदियाँ उनकी बात करते हैं, जो पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश का लगभग 27% हिस्सा पठारी भाग में है। 27% हिस्सा पठारी भाग में है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों की अपार संचय कोष हैं, जो कि अभी मैंने चर्चा किया था। अब देखिए ये डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखिए भारत में जो 27% भाग है वो है पठारी, 43% भाग है वो है मैदानी, और 30% भाग है वो क्या है? पर्वती। ये आप एक डेटा देखिए, ऐसे अगर आप मेंस में आप आंसर लिखो, ऐसे आप डेटा बना दो तो आपके नंबर बढ़ने की, लिखावट की जो शैली कहूँ बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेंस में भी कैसे आपको क्वेश्चन लिखनी। देखिए यहाँ पे भी कुछ डेटा दिया गया है कि भारत सर्वेक्षण 2000 ये 1960-61 का दिया गया है, और एनसीईआरटी में 14-15 का डेटा का एनालिसिस दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना डेटा तो नहीं है, 2014-15 का है। आपको 19-20 का, 20-21 का डेटा देखना चाहिए, मेरे ख्याल से 20-21 का, लेकिन मैं एक एनालिसिस कर लेता हूँ इसी के आधार पे। देखिए भूमि का जो उपयोग है, ये 46% क्या थे? गैर कृषि वाले क्षेत्र थे।
गैर कृषि वाले क्षेत्र थे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे दिया गया है कि जो ब्लू कलर से बना है ये वन है। 18.11% पहले वन हुआ करता था, अब वनों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, जो कृषि गैर कृषि की बात करूं, गैर कृषि जन्य क्षेत्र जो थे 46% था, अब वो 45% है। ये आप डेटा देख लीजिएगा, आप इसका एक बार एनालिसिस कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, और चाहे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एनसीईआरटी तो फ्री चीज़ है। भू उपयोग एक महत्वपूर्ण बात आती है, जो यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीटी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, मेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग हर 1-2 साल के गैप पे भू उपयोग का जो क्वेश्चन बनता है बहुत बनता है। और वहाँ कहाँ से आपको मिलेगा, ये यहीं से मिल जाएगा, आपको यहाँ से आंसर राइटिंग करने का तरीका मिल जाएगा। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में किया जाता है। देखिए, पहला तो वन, और दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के रूप में, तीसरा परती भूमि, और चौथा परती भूमि और शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला तो वन बन गया, दूसरा हो गया कृषि वाला जो कृषि की जा रही, तीसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध बंजर भूमि कह दूं, बंजर, चौथा परती भूमि बताए हैं, इसमें परती भूमि है, और पांचवा की बात कर, चौथा ही है, पांचवा अगर बात करूं तो पांचवा ये लिखा है कि परती भूमि है, और दूसरा है परती के अतिरिक्त अयोग्य भूमि कृषि के लिए, जो बंजर, शुद्ध बंजर की मैंने बात की। चलिए यहाँ से बात करता हूँ, भू उपयोग की प्रारूप की बात करता हूँ। भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या होना चाहिए कि भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक बार देखता हूं। जो भू उपयोग है, भू उपयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है? भू उपयोग उसके पर्यावरण, जलवायु दशाओं पर निर्भर करता है कि जलवायु क्या है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की जलवायु दशाएं ऐसी हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि नहीं की जा सकती, और उत्तर प्रदेश की जलवायु दशाएं ऐसी हैं, वहाँ पे वर्षाएं होती हैं और उसकी मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए उसकी भूमि का उपयोग बढ़ जाता है। ठीक है, उधर अगर मैं प्रायद्वीपीय भाग में देखूं, प्रायद्वीपीय भाग में देखिएगा तो वहाँ पे जो भूमि है वो पठारी है या कहूँ चट्टानी है, वहाँ पे कृषि का बहुत अच्छी खेती नहीं होगी पठारी भागों में। इस प्रकार से जलवायु निर्भर करता है। दूसरा, मृदा के प्रकार निर्भर करते हैं। मृदा कैसी है, मृदा पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अभी फिर से आगे की वीडियो बनेगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो मृदा पे मैंने वीडियो बनाया है। मृदा डिपेंड करती है, और मानवीय कारक डिपेंड करता है। जैसे अगर ये एग्जांपल देख लीजिए, बहुत अच्छी भूमि हो, उपजाऊ भूमि हो, बहुत ही उपजाऊ भूमि हो, लेकिन वो हमारी पहुंच से दूर हो, या बॉर्डर क्षेत्र हो, दो देशों के क्षेत्र की सीमाओं वाला क्षेत्र हो, वहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते। किसी भी देख लीजिएगा, पंजाब की बहुत सारी भूमि है जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बॉर्डर क्षेत्र में आ जाता है। इससे मानवीय जो मृदा की मानवीय स्थिति भी बता देती है, और जनसंख्या भी डिपेंड करता है। जनसंख्या मानवीय में ही आ रहा है, जनसंख्या। जैसे कहूँ यूपी की बात करूँ, यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वहाँ पे भूमि का जो उपयोग है बहुत ही बढ़ जाता है। एक भूमि पर उतने ही हिस्से पे, अगर मैं बात करूँ उसी हिस्से पे, इस छोटे टुकड़े के हिस्से में उत्तर प्रदेश में इतने लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो वहीं उसी छोटे हिस्से में अरुणाचल प्रदेश में 1 है, या हो सकता है 0 हो, 1 से भी कम है। ये भूमि का उपयोग जनसंख्या पर डिपेंड करता है, सांस्कृतिक महत्व पर डिपेंड करता है, और परंपराओं पर भी डिपेंड करता है भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था आपको, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए लिखा भी है। इसमें से 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े में उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, चीन के अधिकृत क्षेत्रों के भूमि के उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जैसे
तो एक मैप देखिए, छोटा सा मैप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैप रहा ये जम्मू कश्मीर का। आपको पता होगा यहाँ पे देखिए रेड कलर का देखिएगा, हमारे पास सिर्फ जम्मू कश्मीर का इतना ही भाग हमारे पे है, और ये पीओके हो गया और अक्साई चीन का भाग हो जाता है, जहाँ हमारी भूमि होते हुए भी चीन ने अतिक्रमण कर लिया। तो इसलिए हमारे भूमि का उपयोग भी वहाँ पे नहीं कर सकते हम। हमारे पास बहुत उपजाऊ भूमि है। अगर इस भूमि की बात करूँ तो यहीं पे बहुत ही अच्छी पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे सारे जो पहाड़ी वनस्पतियाँ हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, लेकिन वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये क्रियाकलाप आप कर लीजिएगा। अगर छोटे बच्चे आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो ये क्रियाकलाप कर लीजिएगा। अस्थाई चारागाह के अंतर्गत ही भी भूमि कम हो गई है। अस्थाई चारागाह के अंतर्गत भी भूमि की कमी हुई। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे असमर्थ होंगे। जैसे एक बात करूं, आगे दिया गया है, इसका परिणाम होंगे भारत प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। भारत में प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी उपजाऊ है। फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत अधिक है। जैसे मैं बात करूं कि एक छोटा सा एक सैंपल लेता हूं, एक छोटा सा सैंपल ले रहा हूं। ये देखिए, ये छोटा सा सैंपल ले लिए। ये मान लीजिए 1 हेक्टेयर की भूमि है। 1 हेक्टेयर की भूमि है, ये यूपी में है और यही भूमि है राजस्थान में है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, यूपी या बिहार में है। नहीं तो कहोगे आप सर यूपी की बात कर रहे हो, यूपी बिहार में है या राजस्थान गुजरात में है। अब ये कहिए यूपी की जो 1 हेक्टेयर की भूमि होगी वो स्वतः ही उपजाऊ होगी, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियों से बना है। यूपी बिहार जलोढ़ मिट्टियों से बना है। वहीं राजस्थान में 1 हेक्टेयर की भूमि कम उपजाऊ होगी, कंपेरिजन करके कम उपजाऊ होगी, हो सकता है रेगिस्तानी हो। तो उसमें अगर कृषि करनी होगी और जल की उपलब्धता भी डिपेंड कर रही है। जल की उपलब्धता देखिए, यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं और यहाँ पे नदियाँ कम है, तो इससे लागत अधिक हो जाती है। ठीक है, अनउपजाऊ भूमि, वही लिख रहे हैं कि लागत अधिक हो जाती है। इन भूमियों को 2 या 3 वर्षों के लिए 1 या 2 बार ही बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाता तो तब भी भारत की कुल सिंचित भूमि करीब 54% ही खेती होती है। अगर इनको भी शामिल करें, शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का भी प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि की खेती की जाती, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% की जाती, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो इस प्रकार भूमि का जो उपयोग है, भूमि का जो उपयोग है वो स्थान पर राज्य बाई राज्य डिपेंड करता है। राज्य बाई राज्य अलग अलग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा चलिए वन नीति की बात करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा 1952 में निर्धारित किया गया। वनों को 33% भूमि क्षेत्र वंचित किया गया, परंतु तुलना करें कि वन के अंतर्गत काफ़ी कम है। ठीक है, वन नीति निर्धारित करने की यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि तथा दूसरा भाग लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थली अब यहाँ पे आते हैं भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियों, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि भी आते हैं। देखिएगा, इन्हीं गैर कृषि भूमि में ही ये सारी जो बस्तियां बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, रेल लाइन बनाई गई, उद्योग बनाए गए, ये सब भी शामिल किया जाएगा। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है। अब ये निम्नीकरण की बात करें, निम्नीकरण मतलब भूमि का उपयोग का निम्नीकरण क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल शब्द होते हुए भी बड़ा गूढ़ शब्द है, बहुत ही रहस्यमयी शब्द है निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की जो गुणवत्ता थी, उर्वरता थी, वो निम्न हो गई है। यही निम्नीकरण बाद में जाके मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण बनती है, मरुस्थलीकरण का मुख्य रास्ता बनती है। अभी 2019 में एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में यूएनसीसीडी का सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये मरुस्थलीकरण बहुत ही चिंता का विषय था, इसी पे हुआ था। उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे हम, अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करता हूँ। भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय।
चलिए इसकी बातें कर लेते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ियां भी करेंगी। इसमें कोई नहीं। हम भोजन, मकान, कपड़े और अपनी मूल आवश्यकता की 95% भाग को भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि का नुकसान भी हो रहा है। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण के शिकार है। ये डेटा सही कर लीजिएगा, ये नया डेटा कर लीजिएगा। भारत में 13 करोड़ यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकरण वनों में पाए जाते हैं और 56% अपरदित हो जाते हैं। शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं में वनोन्मूलन, अतिचारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा चरा दिया गया। जैसे आप अगर किसानी की बात करूँ, जैसे आपके खेत में फसल उग रही है, बहुत अच्छी फसल नहीं उग रही है, फसल ही उग रही है, अगर उसको कोई पशु आके चर जाए या खा जाए, पशु चारण होता है, चर जाए या खा जाए तो वो फसल का नुकसान हो जाएगा। वैसे किसी भी वन में अगर बहुत ज़्यादा चराई कर दिया जाए घासों की, तो जो छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी अपनी शैशवावस्था में हैं, उनका विकास देखिए, अपनी शैशवावस्था में है, छोटे से हैं, उनको अगर चर लेंगे अगर पशु, तो उनका विकास रुक जाएगा ना। और ऐसे कई सारे जीव हैं जिनके चरने के बाद, उनके खाने के बाद वो पौधा कभी नहीं बड़ा होता। खनन ने भी भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण बताया। खनन से क्या होता है, खनन में क्या हुआ, जैसे ये भूमि रही, आप खन के नीचे की चीज़ें ऊपर ले आ दी, नीचे की चीज़ें ऊपर ले आ दी, यानी लवड़ी चीज़ को आपने ऊपर बिठा दिया खुदाई करके। अब ये लवड़ी चीज़ कम उपजाऊ होती है, ये लवड़ी चीज़ जो मैं बना रहा हूँ ये कम उपजाऊ होती है, और कम उपजाऊ के कारण जहाँ भी लवड़ी चीज़ पड़ेगी, ये क्षारीय चीज़ें पड़ेंगी, क्षारीय मिट्टियाँ पड़ेंगी, वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। खनन के अंतर्गत खनन के स्थानों को खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अतिचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है। पंजाब, हरियाणा में सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। सिंचाई के कारण क्या होता है, जैसे आपने इस क्षेत्र में सिंचाई किया, ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होगा, यहाँ की जो क्षार हैं, जो नीचे बैठे हुए अलवड़ी चीज़ है वो ऊपर आ जाती है, जो उर्वरक हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के कारण वो पानी के साथ बह जाते हैं, बहने के कारण मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं वायुमंडल भी मृदा के निम्नीकरण का कारण बन सकती है। निम्नीकरण की समस्याओं का यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आता हूँ। निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोन्मूलन, चरागाहों को उचित प्रबंधन किया जाए, पेड़ों के रक्षक मेखला बनाए जाए। पेड़ों के रक्षक मेखला, जैसे एक शहर है, ये शहर है, इसके किनारे किनारे एक हरित पट्टी बनाई जाए, जिससे हरित पट्टी का मतलब पेड़ों के एक पट्टी बनाई दी जाए, जिससे क्या होगा, ये पर्यावरण को तो फायदा करेंगे ही, साथ ही ये क्या करेंगे कि जैसे भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि की जो उपजाऊ मिट्टी बह के जाएगी उनका रोकेंगे, और भूमि का कटाव को भी रोकेंगे। पशुचारण नियंत्रण, कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया भूमि कटाव के रोक कर सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भू उपयोग कैसे हो सकता है। भू संसाधन का उपयोग हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैं कहा, पर डे मैं जीएस की एक क्लास लेता हूँ। आपको पर डे मिलेगा, छोटी छोटी क्लासेस में मैं काफ़ी बातें करता हूँ, काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, उसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और अपना सुरक्षा अपने हाथ। धन्यवाद।